समझ लीजिए कि आपका नेक्स्ट ईयर और भी प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए मैं आपको बोलती थी, 6th में ही मैंने बोलना शुरू कर दिया था कि डे 1 से जो आपको व्याकरण पढ़ाई जा रही है वो व्याकरण कंटिन्यू रिवाइज करना। हाँ सार्थक कुछ बोलना चाहते, बोलिए सार्थक। मैम वो गलती से हो गया था। ओके चलिए हम क्लास शुरू करेंगे, तो ओंकार करते हैं पहले। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट ओंकार। साई राम। चलिए आप लोगों को कुछ पूछना है क्या? रोल प्ले तैयार हो गया आप लोगों का? मैम आज ही हो जाएगा। आज हो जाएगा, ठीक है आज हो जाएगा ना। ओके 5 ग्रुप में से कौन कौन से ग्रुप्स हैं जिन्होंने तैयार नहीं किया है? मैम हमारे ग्रुप का भी आज ही हो जाएगा। ओके एक अनुमेघा का ग्रुप है, एक व्योम का ग्रुप है, और मुझे कुछ ग्रुप कहना लीडर कौन है? है। अच्छा आरुष भी, एक आरुष का ग्रुप लीडर है। ओके नो मैम तो आदित्य आरुष हमारे ग्रुप लीडर। मैम हाँ हमारे इसका ग्रुप लीडर, मैम हमारे इसका ग्रुप लीडर आदित्य है। मैम और एक चीज कहनी है मैम, जब मैंने मैम सिर्फ ये हर एक सब्जेक्ट में होता है कि जब मैं आदित्य को बोलता हूँ कि मैं कंपाइल कर दूंगा मैम, पर आदित्य ने जैसे हिंदी का संवाद भी शायद से उसने नहीं किया था, तो ऐसे वो मतलब वो खुद लीडर होकर खुद काम नहीं कर रहा है। अच्छा आदित्य है क्या क्लास में? आदित्य क्लास में है क्या? मैं देखती हूँ, मुझे लगता है अभी आदित्य अब ज्वाइन कर रहा है। आदित्य बात करते हैं आदित्य से। आदित्य यस मैम। जैसा कि आरुष बोल रहा है कि आप ग्रुप लीडर हैं और आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? काम तो कर रहा है मैम उसने हमको संस्कृत के रोल प्ले का भी कुछ आइडिया नहीं दिया उसने कि क्या करना चाहिए हमको। समय को लेकर ना, समय के महत्व को लेकर एक कार्य ना रोल प्ले करना है ना। यस मैम, पर मतलब हमको कौन से रोल्स निभाने चाहिए मैम, उसने वो नहीं बताया हमको अभी तक। आपका वो तैयार था, संवाद तैयार था, रोल प्ले की स्टोरी तैयार थी आपकी? यस मैम स्टोरी तो तैयार है। फिर सिर्फ आप लोगों को ये कम्युनिकेट करना है कि कौन सा डायलॉग किसको बोलना है ना। यस मैम। ओके आदित्य, यस मैम। आदित्य यस मैम। क्या होना चाहिए अब? मैम मैं बता दूंगा मैम आज ही। ओके मुझे नेक्स्ट उसमें प्रॉब्लम ना है। ओके तो 3 मुझे लीडर मिले। एक तो मुझे लीडर मिला अनुमेघा, तो अनुमेघा ने कहा मेरा तैयार है। एक व्योम, व्योम ने भी कहा मेरा तैयार है। एक ग्रुप लीडर है आदित्य, तो आदित्य ने कहा ठीक है मैं कर लूंगा, क्योंकि नेक्स्ट हमारा कब होता है? सैटरडे। सैटरडे हमारा पीरियड होता है, उस दिन हम प्रेजेंटेशन रखेंगे। तीन ग्रुप लीडर आ गए। और कौन है ग्रुप लीडर? मैम एक मैं हूँ। अच्छा लक्ष्य। यस मैम। लक्ष्य रेडी है मैम, रेडी है। रेडी है पूरा Yes, ma'am. करके? यस मैम, अनुवाद भी कर दिया, सब कुछ कर दिया संस्कृत में। ठीक है ओके तैयार है आपका। तो ये 4 हो गए, आपने बोला था ना 5 हैं। अच्छा कैथरीन भी है। कैथरीन आपका क्या कितनी प्रोग्रेस हुई है आपके? मैम कल तक हो जाएगा, बस थोड़ी रेडी हो डायलॉग करनी। 3 मिनट्स का है, तो मैं सैटरडे को आप लोगों का देख सकती हूँ, है ना? है ना? सैटरडे को मैं आपका देख सकती हूँ जब हमारा क्लास होगा तब। बताओ यस ओके चलिए मैम। अभी। हाँ सौम्या कुछ बोलना चाहती, बोलो सौम्या। यस मैम। मैम सैटरडे को हम लोग जो आपने पर्सनल पीपीटी का बोला था वो दिखाएंगे या फिर रोल प्ले?
देखिए पर्सनल पीपीटी का तो हमने बोला था कि आप लोग पर्सनल जो पीपीटी बनाएंगे समय को लेकर, है ना, सार्धम, पादोन, ये अर्ध, सार्ध, ये सब, तो वो पर्सनल भेजना था मुझे पीपीटी, है ना, ओके मैम, बना के प्रेजेंट नहीं पर्सनल करना। भेजना था। मैम रोल प्ले में मैम यूनिफॉर्म में करना है या मैम घर की यूनिफॉर्म में? नहीं नहीं घर नहीं, के स्कूल यूनिफॉर्म आप लोग डिसाइड कर लेना, या तो हाउस यूनिफॉर्म कर लेना, हाउस का, या फिर उसका घर का, कोई भी बच्चा नहीं, है ना, घर का कोई भी बच्चा नहीं। हाँ अनुमेघा कुछ बोलना है? मैम ये जो रोल प्ले होगा वो आइडेंटिफिकेशन के लिए होगा, इसलिए हमने एक वीडियो, मैम वीडियो को एडिट करना भी बाकी है। नहीं अभी पहले सबको भेजेंगे फिर एडिट हो जाएगा। पहले आप लोग मुझे रोल प्ले प्रेजेंट कर दो, उसके बाद उसको एडिट करके, यहाँ पर आप लोगों का ऐसा है क्या कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की है कब किसको डायलॉग बोलना है, कब किसको क्या करना है? अपने ग्रुप में प्रैक्टिस कर ली है आप लोगों ने? मैम अपने ग्रुप में? हाँ मैम हमें सर ने बोला था कि सब लोग को अलग अलग अपनी सिंगल वीडियोस बनानी है, फिर उसको किसी ऐप के द्वारा एक साथ कंपाइल करके उसको रोल प्ले बनाना है। नहीं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है कि अपना अपना घर में अपनी अपनी डायलॉग को करना है, बोलना है, फिर वो कंपाइल करना है, वो तो एक कंपाइल करके आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी तो आपने प्रेजेंट करने का एक प्रैक्टिस की है कि नहीं किया, कि जहाँ पर डायरेक्ट यहाँ प्रेजेंट करोगे? नो मैम अभी तो नहीं। मैम हाँ मैम हमारी ग्रुप लीडर कैथरीन है, तो मैम हमने उससे बोला हमें रोल प्ले नहीं मिल रहा, तो मैम वो बोल रही है तुम रोल प्ले छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है करने की। मैम वो बोल रही है रोल प्ले करो ही मत संस्कृत का। नो मैम मैंने कल का बोला था, संडे का। आज मुझे स्टोरी मिल गया, बस डायलॉग से मैंने स्टोरी भेज दी। ओके चलो। यस मैम, मैंने ग्रुप में स्टोरी भी भेज दी। यस मैम। प्रशांत आपको कुछ पूछना है या गलती से आपको हाथ उठा हुआ है? चलिए अब हम ज्यादा समय नहीं वो करेंगे, तो आप लोगों को पहले मैं थोड़ा सा जो मेरा पीपीटी है उस पीपीटी में से मैं आज बहुत जल्दी स्पीड में जो आपको पढ़ाया था वो करवाऊंगी, उसके बाद फिर कारक के नियम समझाऊंगी। अब 1 बाय 1 आपका एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ मैं संस्कृत व्याकरण, ठीक है? जब भी हमें ऐसा मौका मिलेगा तो हम संस्कृत व्याकरण को करेंगे। चलिए अब मैं प्रेजेंट करती हूँ। दिख रहा है मेरा? यस मैम। मैम हो गई प्रेजेंटेशन। दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को यस मैम। यस मैम। ना? चलिए देखिए मैं स्टार्टिंग से ये जो पीपीटी है इसको थोड़ा सा, ये तो आप लोगों को ज्यादातर आता ही है, हिंदी में भी पढ़ा है संस्कृत में भी पढ़ा है, फिर भी मैं थोड़ा सा फास्ट इसको एक बार रिवाइज तो करती ही। और अभी आपको लगता है कहीं पर भी कि नहीं मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे बीच में बोल सकते हैं। ओके, माइक केवल डाउट के लिए ऑन होगा, कि कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए जैसे भाषा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मानव अपने विचारों को बोलकर अथवा लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है तथा इसके दूसरों के विचारों को सुनकर अगर पढ़कर समझता है, उसे भाषा कहते हैं। माने बोलकर और लिखकर और सुनकर और पढ़कर, ये 4 प्रकार होते हैं भाषा को समझने के। भाषा का मौखिक रूप, मूल रूप जो है, मूल रूप मौखिक है जो बोलकर और सुनकर कहा जाता है। लिखित रूप लिखकर और पढ़कर होता है। लिपि हमारी कौन सी है संस्कृत की? देवनागरी। मौखिक ध्वनि के लिखित रूप में
प्रकट होने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को हम लिपि या लिखावट कहते हैं। लिपि का मतलब होता है लिखना या लिखना। व्याकरण क्या है? वह शास्त्र जिससे भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। माने व्याकरण के माध्यम से ही हम भाषा के नियमों को सुनिश्चित करते हैं और उसी नियम अनुसार हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कल आप लोगों का प्रयोग हो रहा था, गड़बड़ हो रहा था नहीं। तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो सबसे पहले हम अगला है वर्ण विचार। वर्ण ध्वनियां हैं जिनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, जैसे अ, क, च, ट आदि। वर्ण का विभाजन हमने दो भागों में किया हुआ है, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या कहलाते हैं? जो बिना किसी सहायता के उच्चारित हो जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अ से लेकर औ तक स्वर होते हैं। अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। स्वर के भेद 3 होते हैं। ह्रस्व स्वर माने छोटा, माने ये नहीं मूल स्वर कहा जाता है। जिनको बोलने में एक मात्रा काल का समय लगता है वो ह्रस्व स्वर होते हैं। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर माने बड़ा। ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके संधियों में भी काम आते हैं। जैसे अ मिलकर आ हो गया, ई मिलकर ई हो गया, उ मिलकर ऊ हो गया, रे मिलकर ये हो गया, आ ई मिलकर ए हो गया, आ ए मिलकर ऐ हो गया, आ उ मिलकर ओ हो गया, आ ओ मिलकर औ हो गया। प्लुत स्वर क्या होता है? इसमें 2 मात्रा काल का समय लगता है आपका। और प्लुत स्वर इनमें 3 मात्रा काल का माने तिगुना समय। 1 मात्रा काल माने थोड़ा समय, 2 मात्रा काल समय माने दुगना समय। प्लुत स्वर इसमें 3 मात्रा काल का समय लगता है, इधर तिगुना समय लगता है। जैसे ओ, अ, उ, म। और लिखित कभी कभी हमने लिखा हुआ देखा होगा, उ की जगह पर 3 बने होते हैं। जैसे हम ओम खींचते हैं, लंबा खींचते हैं ना, ओ, इस तरीके से। या किसी को हम पुकारते हैं, आवाज लगाते हैं, तो भी हमारे इस तरीके से प्लुत स्वर होता है। अब आता है स्वर की मात्राएं, आपको पता ही है। अब आयोग वह, अंग अह आयोग वह है। अंग का अनुस्वार और अह का विसर्ग लगता है। हलंत जो स्वर में व्यंजन, जिस व्यंजन में स्वर रही होता है उसमें हलंत लगाते हैं। व्यंजन, व्यंजन क्या होता है? जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। लिख तो दिए जाते हैं क, ट, ल, य। इसमें क्या होता है? लिखने में तो हम हलंत लगा देते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि इसमें स्वर नहीं है। परंतु जब हम बोलते हैं तो वहां पर स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। जैसे क, इसमें अ है, तो ल, य, इसमें य ध्वनि सुनाई दे रही है। इस व्यंजन के साइराम आप लोगों को समझ आ रहा है ना? यस मैम। फास्ट कर रही हूँ मैं थोड़ा, क्योंकि ये पहले भी पढ़ चुके हो, हिंदी संस्कृत दोनों में पढ़ते हो, इसलिए थोड़ा जहां मुझे लगेगा कि हाँ समझाना है वहां थोड़ा स्लो हो जाऊंगी। व्यंजन के प्रकार, स्पर्श व्यंजन मतलब जहां से हमारे कहीं से भी जब हम व्यंजनों को बोलते हैं, वर्णों को बोलते हैं, तो कहीं पर भी स्पर्श करते हैं, ध्वनि स्पर्श करती हुई बात। अंतस्थ माने जो स्वर और व्यंजनों के बीच का होता है। पुष्प जो बोलते समय वायु बाहर आती है। संयुक्त स्वर उसमें 2 उनको मिला के, जैसे व्यंजनों को मिलाकर एक व्यंजन बनता है, वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर स्पर्श व्यंजन क वर्ण, क, ख, ग, घ, ङ, ये कंठ में से है। फिर च वर्ण, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ण थोड़ा और आगे आगे, त, थ, द, ध, न। ये सब मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर बोल के प्रैक्टिस करवाई थी। त वर्ण और थोड़ा आगे आगे दांतों के पास तक, त, थ, द, ध, न। ये क्या है? इसे वर्ग में क्यों बांटा गया है? कि ये पहले क वर्ग के जो वर्ण है वो एक ही जगह से स्पर्श हो रहे हैं। च वर्ण एक जगह स्पर्श हो रहा है, ट वर्ण एक जगह स्पर्श हो रहा है, त वर्ण एक जगह स्पर्श हो रहा है, प वर्ण क, ख, ग, घ, म। ये स्पर्श व्यंजन है।
अब अंतस्थ माने स्वर और व्यंजनों के बीच के इनको कहा जाता है, जैसे य र ल व। ठीक है, ये भी क्या है, य र ल व, ये सब कहाँ से है, तो स्पर्श ऊष्म। अब देखिए ऊष्म में जिसमें वायु ऊष्मा बाहर आती है, श स स ह बोलते समय ऊष्मा का बाहर आना। अब संयुक्त स्वर में श, क और श, त्र, त और र, य, ज और न्य, श, स और र। कुछ सॉरी कहाँ पर पहुंच गए, तीसरे करीब वापस। कुछ हमारे जैसे द्य, जहां बहुत गलतियां आपकी होती हैं, द और य होता है वहां पर, वो द्य ऐसे बनता है। व, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो पैरों के नीचे लगा हुआ है स्वर या वर्ण, वो वर्ण पूरा है, वो वर्ण स्वर सहित है। जैसे विद्वान, तो यहाँ को आपको क्या लग रहा है, दा आधा, दा पूरा है, व आधा है, लेकिन नहीं, दा आधा है, व पूरा है। बुद्धि, विद्या, अद्भुत, है ना, ये सब हमारे संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद हम नेक्स्ट मात्राओं का प्रयोग, तो ये तो मात्राओं का प्रयोग आप लोगों को आता ही है। आ की मात्रा नहीं होती, आ वर्ण को पूर्ण करता है और बाकी ये सब मात्राएं आपकी लगती हैं। आ के अतिरिक्त व्यंजनों में यदि कोई स्वर जोड़ा जाता है तो स्वर मात्रा के रूप में प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट, वर्ण संयोजन। हाँ, ये भी आप लोगों को लास्ट ईयर किया हुआ है। वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद में कोई प्रॉब्लम है क्या? स्वर नो और मैम, हम नो अलग मैम। करते हैं। अब जब हम स्वर और व्यंजन को अलग करते हैं तो व्यंजन में से जब स्वर हम अलग करते हैं तो हम हलंत जरूर लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहां पर भी वही प्रैक्टिस के लिए हमने दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाते हैं शब्द। अनेक वर्ण माने स्वर और व्यंजनों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के अनेक भेद होते हैं, जैसे विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इनका लिंग, वचन और कारक के अनुसार इनमें परिवर्तन, काल के अनुसार इनमें परिवर्तन आता है। अविकारी शब्द अव्यय होते हैं, जिसमें क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, इनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ओके, अब आते हैं, अब यहां से समझने की कोशिश करिए। संज्ञा, संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये भी ध्यान रखना होता है ना। वचन भी 3 प्रकार से होते हैं, वचन भी 3 प्रकार से होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस तरीके से ये पुल्लिंग है, छात्रः, छात्रो, छात्राः। स्त्रीलिंग बालिका, बालिकी, बालिकाः। नपुंसकलिंग फलम, फले, फलानि। ओके, नेक्स्ट हमारी स्लाइड है आकारांत शब्द। तो आकारांत शब्द ये है, मयूर है, गज है, कुकुरा है, सिंह, बानरा, ये स्त्रीलिंग शब्द है। आप देखिए र, री और श, ठीक है, रा, री और श के बाद यदि नाद आए तो वो ण हो जाता है। यदि इनके बाद कोई ना आ जाए, जैसे रामेण, गजेन, गज में रा नहीं है तो गजे, राम में र है तो रामेण। आपको हमने बताया था, जैसे यहाँ पर भी बहुत सारे हमने जो प्रैक्टिस की थी, एक मिनट हम इस वाले जैसा थे, जैसे पुष्पम, यहाँ श है तो इसका बहुवचन पुष्पाणी बनेगा। देखिए फल में श, र और री कुछ भी नहीं है तो ये फलानी रहेगी। ये ना, ये न में बदल जाता है कब, जब र, री और श होता है सटकोण वाला। लेकिन यदि न स्वर रहित है, माने उस पर हलंत लगा हुआ है, तो वह फिर ण में परिवर्तित नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं कि जैसे रामः, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान, वहां पर रामान आया है, द्विवचन में रामान आया है, क्योंकि कारण क्या है, वहां पर न हलंत वाला है। और यहाँ पर तृतीय व्यक्ति जब हम करेंगे तो रामेण, रामेण, और षष्ठी व्यक्ति बहुवचन बनाएंगे तो रामाणाम। जहां पर न पूरा है
वहां पर हम क्या करेंगे, ना का ण कर देंगे। कब? रा री और श आने के बाद। यदि न हलंत है, ये ट्रिक है, न हलंत है तो हमको याद रखना है रा री और श होने के बाद भी वहां पर न ण में परिवर्तित नहीं होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, हाँ तो ये है। अब हमारे पुरुष होते हैं। अब देखिए कल कोई बच्चा था जिसने मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग कर दिया था, जबकि हमने इतना क्लियर बताया था कि चित्र वर्णन में हमेशा प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं होता है। देखिए यहाँ पर पुरुष क्रिया करने वाला पुरुषकर्ता कहलाता है। पुरुष तीन प्रकार से होते हैं, प्रथम पुरुष माने अन्य पुरुष, संज्ञा नाम आता है और उनके बदले में प्रयुक्त सर्वनाम। मध्यम पुरुष श्रोता माने सुनने वाला, तुम। उत्तम पुरुष वक्ता बोलने वाला, मैं और हम। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जितने भी संज्ञा शब्द आते हैं, यदि संज्ञा शब्द है और वो हमारे कर्ता हैं, जो संज्ञा शब्द हैं वो हमारे यदि कर्ता हैं, तो हमें हमेशा प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना चाहिए, फिर चाहे वो लकार लट हो, लंग हो, लिंग हो, लोट हो, विधिलिंग हो, कोई भी। हाँ, जब हम सामने वाले व्यक्ति से बात करते हैं तो वहां पर मध्यम पुरुष का, क्योंकि वो हमें सुन रहा है, वो मध्यम पुरुष का कर्ता हो जाता है। तो वहां पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, सॉरी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वहां चलता है। ऐसे ही बोलने वाले हैं तो उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं। जैसे मैं कुछ स्वयं काम कर रहा हूं तो उत्तम पुरुष के होते हैं। हाँ, आप शब्द जो होता है, भवान, भवती, ये जब शब्द होता है भवन, तो ये इसमें क्या होता है, होता तो सुनने वाला ही है, मध्यम पुरुष का सुनने वाला ही होता है, परंतु इससे सम्मान सूचक होने के कारण इसमें क्रिया जो होती है प्रथम पुरुष की होती है। इसमें मध्यम पुरुष, भले ही वो मध्यम पुरुष का करता है, परंतु सम्मान सूचक होने के कारण से उसे आप जो है वो प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। यहां पर किसी को डाउट है? अब आप बताइए। सायरा मैम समझ नहीं आया ये लास्ट का। क्या समझ नहीं आया? जो अभी आपने लास्ट में बोला था वो समझ नहीं आया। ओके, देखिए जैसे प्रथम पुरुष का कर्ता क्या है? प्रथम पुरुष का कर्ता संज्ञा शब्द। जितने भी संज्ञा शब्द हैं, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे वो नपुंसकलिंग हो। जैसे यहाँ पर देखिए पुल्लिंग क्या है? राम, स्त्रीलिंग सीता और नपुंसकलिंग फल। ठीक है, तो ये कोई भी हो, सब प्रथम पुरुष के कर्ता है और इनके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। कल आप लोग बहुत गड़बड़ कर रहे थे, तीतः अंतिम, तीतः अंतिम में बहुत गड़बड़ कर रहे। एक वचन है तो ती, द्विवचन है तो तः और बहुवचन है तो अंति आएगा। हाँ, अब यहाँ पर जैसे राम के लिए संज्ञा शब्द क्या आएगा? सर्वनाम सह, सा, तत्, तौ, ते, ते, ता, तानि। सर्वनाम आएगा, मतलब पुल्लिंग शब्दों के लिए, संज्ञा शब्दों के लिए जब उनके स्थान पर सर्व वो भी आएगा, जैसे वह, उसने, तो प्रथम पुरुष की क्रिया ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन होने के कारण से यहाँ पर जितने भी संज्ञा शब्द हैं और उनके बदले में जो प्रयुक्त सर्वनाम है वो प्रथम पुरुष के कर्ता हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है आप शब्द जो होगा, क्योंकि आप थर्ड पर्सन तो है नहीं, वो तो सुन रहा है। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो क्या है, मैं कौन हूं? उत्तम पुरुष का कर्ता, मैं बोल रही हूं, और आप सुन रहे हैं तो कौन सा कर्ता है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष है। लेकिन जहां पर हम किसी अपने से बड़े या किसी को आप शब्द का प्रयोग करते हैं तो सुन रहा होता है ना, सुन रहा होता है ना, वो तो मध्यम पुरुष का कर्ता होना चाहिए ना उसे? नहीं, सम्मान सूचक होने के कारण, जैसे पुल्लिंग है भवान माने आप, तो वहां पर प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग।
फिर वहां तीताहंती लगेगा, स्त्रीलिंग भवति। तो जहां पर सम्मान सूचक मध्यम पुरुष आप जो है वो प्रथम पुरुष का कर्ता हो जाता है, फिर वो मध्यम पुरुष का कर्ता नहीं रहता है। समझ में आया? यस मैम। जैसे देखिए मध्यम पुरुष का यहाँ पर बहुत सरल है कि मध्यम पुरुष का कर्ता 3 ही है केवल, त्वम एक वचन में, युवा द्विवचन में और यूयम बहुवचन में। भवान भवती भवत यदि आ जाते हैं तो वो प्रथम पुरुष के ही करता है। उत्तम पुरुष के भी 3 ही करता है, मैं, हम दोनों, हम सब, माने अहम, आवाम, वयम, है ना? क्लियर हुआ सौम्या? यस मैम। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर हमने वो किया है कि पुल्लिंग सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। ये प्रथम पुरुष के ही है, सॉरी कौन सी स्लाइड थी, ये वाली थी नहीं, हाँ ये थी। तो अब हम सिर्फ अभी प्रथम पुरुष को देख रहे हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तो समझ में आ गया ना। मध्यम पुरुष क्या है? त्वम एक वचन, युवा द्विवचन और यूयम बहुवचन, ठीक है। उत्तम पुरुष के कर्ता कौन से हैं? 3, अहम, आवाम, वयम। इन 6 को छोड़कर जितने भी वो हैं कर्ता, वो सारे किसके हैं? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष। अब संज्ञा शब्द जो है वो प्रथम पुरुष में आता है। अब संज्ञा शब्द का प्रथम पुरुष में आना, देखिए संज्ञा शब्द में हम जैसे ये भी बोलते हैं, हम जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रही हूं कि आज राम ने क्लास अटेंड नहीं की, तो मैं बोल रही हूं मैं उत्तम पुरुष हूं, आप सुन रहे हैं मध्यम पुरुष है, राम क्या हो गया? थर्ड पर्सन माने प्रथम पुरुष। तो हमने राम का नाम भी लिया। अब राम के लिए क्या वो आएगा सर्वनाम? वह, या उसने क्लास अटेंड नहीं की। तो यहाँ पर देखिए जैसे संज्ञा शब्द हुआ रामः, रामो, रामः। तत् माने वह, तत् मूल शब्द है, उसका जब हम बनाएंगे तो क्या होगा? सह, तौ, ते। सह माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब। फिर एतत् माने यह, एषः, एतौ, एते। ये हम पुल्लिंग शब्द हैं। किम, कह, कौ, के। हमको जब प्रश्न निर्माण करना होता है तो हमने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद आता है स्त्रीलिंग सर्वनाम। मूल शब्द, यहाँ पर मूल शब्द हमने संज्ञा शब्द नहीं लिया इसमें, तो हम ले लेते चलो बालिका, बालिके, बालिकाः। तद का यहाँ रूप बनेगा सा, ते, ता। यहाँ क्या बना था? सह, तौ, ते। यहाँ बना सा, ते, तः। यहाँ पर एतत् का क्या रूप बना था? एषः, एतौ, एते। तो यहाँ बन जाएगा एषा, एते, एताः। अब आता है किम, का, के, काहा। यहाँ पर विसर्ग लगेंगे, इसमें नहीं लगाई है, काहा। उसके बाद हम नपुंसक लिंग पर आ जाते हैं। नपुंसक लिंग में क्या है? तत्, ते, तानि। फलम, फले, फलानि। तद का रूप बनेगा तत्, ते, तानि। एतत् का रूप आएगा एतत्, एते, एतानि। किम का रूप आएगा किम, के, कानि। क्लियर हो गया? प्रथम पुरुष, संज्ञा और सर्वनाम क्लियर हो गए? चलिए यहाँ पर तो उसने बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए वही किया गया है कि यहाँ पर प्रैक्टिस की है उसने। ये भी प्रैक्टिस वाला ही है, जहां पर आप लोगों से भी लास्ट ईयर कराया गया था, नपुंसक लिंग का प्रैक्टिस है। अब देखिए कल आप लोगों को धातु नहीं आ रही थी, क्रीड़ खेलने को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कोई धातु नहीं आ रही थी, जबकि आपके पास पूरा लिखा हुआ है धातु। अभी तो कर्ता हो गया, ठीक है। अब का धातु माने क्रिया। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने का, होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना आदि। इस क्रियाओं का मूल रूप धातु कहता है। जैसे धातु है पठ, खाद, दृश्य, चल,
गम, लिख, हस, नृत्य, धाव, द, स्था, पा, वद, भ्रम, पच, तर, त्रि। अब देखिए कल वो साराक्षी बोल से दृश्यते शब्द तो सही था उसका, लेकिन मीनिंग नहीं पता तो फिर दृश्यते प्रयोग करना क्यों? मैं यही जानना चाह रही थी। या तो वो इतना स्ट्रांगली बोलती मैडम मैंने दृश्यते बोला है, एकदम सही बोले, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नहीं। अब देखिए पठ माने पढ़ना, खाद माने खाना, पत माने गिरना, दृश्य माने देखना। दृश्य धातु सिर्फ लृट लकार माने भविष्य काल में दृश्य रहती है, बाद के उसमें अश्य के रूप में चलती है, देखना। चल धातु माने चलना। गम, गम धातु सिर्फ भविष्य काल में गम रहती है और चारों लकारों में गच्छ के रूप में चलती है। लिख, लिखना, हंस, हंसना। नृत्य, नृत्य धातु भी नृत्य के रूप में चलती है चारों लकारों में, लेकिन जब लृट लकार माने भविष्य काल बनता है तो नर्तिष्यति हो जाता है, नर्तिष्यति, नर्तिष्यति है ना। धाप धातु दौड़ना ना। उसके बाद दा धातु, यच्छ धातु देना। स्था धातु भी वही भविष्य काल में स्था रहती है और बाद में तिष्ठ के रूप में रहती है। पा भी धातु वही है, सभी लकारों में लट, लंग, विलंग और लोट में विभ रहती है। और भविष्य काल जो लिट लकार होता है उसमें पास्यति, पास्यता पा के रूप में चलती है। भ्रम, पच, तिर है। तो ये धातुएं घूमना, बोलना, पीना है ना। कथ, बद के साथ कथ धातु भी आ जाती है, कथ भी एक धातु है। बद माने बोलना, कथ माने कहना। बद में चेंज नहीं होती है कथ, ये मैं बता रही हूँ। कथ माने भी कहना, ये तो पता चला चेंज कर। अब जो आता है चल, चर, वहां चल था, ये चर है, चरना, गर्ज, खेल, व्रीण। भू धातु, भू धातु भव रहती है, भवती, भवता, भवती है ना। पूंज, चहचहाना। रक्ष, रक्षा करना। अस माने होना, लेकिन इसका भविष्य काल जो होता है, इसका भविष्य काल क्या होता है? भविष्यति, भविष्यता, भविष्यति होता है। अस धातु अस्ति, स्था, संति, असि, स्थ, स्थ, अस्मि, स्व, स्म, इस तरीके से रहती है, लेकिन भविष्य काल इसका भू के रूप में ही बनता है। अभी मैंने यहाँ पर दो धातुएं भी दे दी थी, गाय, गाय, गायति, गायता, लेकिन भविष्य काल में गास्यति, स लगता है, श नहीं लगता इसमें। नम धातु, नमति, नमता, नमति, लेकिन भविष्य काल में ये जो माँ है वो ना के ऊपर अनुस्वार के रूप में आ जाता है, नमस्कार करना। ओके, आ रहा है समझ में? यस मैम। रिवाइज कर लेगा। लकार, लट लकार होगा भूतकाल, लंग लकार होगा, सॉरी मैं भी गलत बोल रही, लट लकार वर्तमान काल है ना, लंग लकार भूतकाल, लृट लकार भविष्य काल, आज्ञार्थक, विधिलिंग लकार। इस तरीके से 5 लकार होते हैं। शब्द रूप होते हैं अकारांत, इकारांत, उकारांत। अकारांत में राम, देव, नर। आकारांत में स्त्रीलिंग आ जाता है। अकारांत में नपुंसकलिंग और पुल्लिंग दोनों आते हैं, ठीक है। जैसे फल, जल ना। अकारांत में स्त्रीलिंग होता है सीता, राधा, माला। इकारांत मुनि, हार, हरि, सॉरी मति। ईकारांत नदी। उकारांत भानु, वधु। उकारांत धेनु, इस तरीके से गलत लिखा हुआ है धेनु। अब देखिए लट लकार में तीता, अंति, इसके बाद ये सब लट लकार का ही प्रयोग हो रहा है। आगे चलते हैं, ये पूरा लट लकार का ही प्रैक्टिस हुई है यहाँ पर। अस्ति, स्था, संति, ये सब अस्का रूप है ना। ये सब देखिए धातु नृत्य है, नृत्य के रूप में चल रही है। धातु स्था है, मूल तिष्ठ के रूप में चल रही है। ये भवती। उसके बाद देखिए सर्वनाम परिवर्तन, ये तो प्रैक्टिस करवाई होगी मैंने, उसको तब दिया होगा। जैसे बालिका है तो सह, बालिके, ते, गिरम, तत्, तो प्रैक्टिस और देखते हैं कहाँ पर। ये प्रैक्टिस ही है सब, ये सब है ना, ये तो सब प्रैक्टिस का ही है। और देखते हैं आगे कुछ है क्या। आप बताइए,
जो स्टार्टिंग का था समझ आया, रिवाइज हुआ है तो समझ आया। यस मैम। यस मैम। चलिए तो अभी तो बहुत टाइम है अपने पास, 7 मिनट्स का है, तो एक बार हम टाटा से अनुवाद करने का तरीका और देख लेते हैं, है ना। चलिए मैं फिर से प्रेजेंट करती हूँ स्क्रीन को। इसको दोबारा से लॉग इन करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है। स्क्रीन दिख रही है सायरा? यस मैम। ओके चलिए। कारक प्रकरण हम पहले देखेंगे 1 बाय 1 स्टेप से, जिससे अनुवाद करना भी आएगा आप लोगों को। चलिए हम देखेंगे कारक प्रकरण। जहां समझ नहीं आए आप लोग खुद माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। ये नहीं है कि जब मैं पूछूं कि मैडम कोई आप लोगों को कोई डाउट है तभी आप लोग पूछें। इतने जो अभी मैंने स्क्रीन प्रेजेंट की थी उसमें कोई किसी को डाउट था क्या? आप लोगों के पास ये पूरा है क्या, ये मुझे बताओ। यस मैम पूरा है। यस मैम। अब जिसके पास नहीं है तो ये वाला जो हमारा वीडियो रहेगा उसको संभाल के रखिएगा, आप उसको खोलकर पीपीटी को देख सकते हैं ना, कोई भी डाउट होगा। चलिए हम शुरू करते हैं इसको। इस मीडिया में हम कारक प्रकरणम के बारे में पढ़ेंगे। राम इज गोइंग टू स्कूल। इस वाक्य में राम का सीधा संबंध गोइंग क्रिया से हो रहा है, इसलिए यहाँ राम में कर्ता कारक नॉमिनेटिव केस है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उन शब्दों को कारक कहते हैं। जैसे रमा चलति, रामः विद्यालयम गच्छति। इन वाक्यों में रमा तथा रामः शब्द का क्रमशः मैम वॉइस चलति इको हो और रही है। गच्छति क्रियाओं के साथ संबंध है, अतः वॉइस इको हो रही रामः है शब्द तो एक सेकंड में अपना वाला वो बंद करूँ। कौन सा माइक म्यूट करूँ मैं? मैम आप प्रेजेंटेशन का या फिर अपना कोई सा भी कर लीजिए। ओके मैं वापस अगर आप म्यूट आके प्रेजेंटेशन पे करेंगी तो आप वो प्रेजेंटेशन की आवाज भी अच्छी आएगी और आप भी बोल पाएंगी। प्रेजेंटेशन वाला करूँ। कैसे होगा प्रेजेंटेशन का माइक? मैं अपना ही कर रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है प्रेजेंटेशन का माइक कहाँ पर दिख नहीं रहा मुझे। कारक की परिभाषा। क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणमित्येवं कारकाणि षट्। अर्थात संस्कृत व्याकरण में 6 कारक हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। संस्कृत में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। संबंध में 2 संज्ञाओं का परस्पर संबंध होता है, न कि क्रिया के साथ संज्ञा का संबंध। जैसे सह रामस्य पुत्रो अस्ति। इस वाक्य में राम का अस्ति के साथ कोई संबंध नहीं है, बल्कि पुत्र के साथ है, जो स्वयं एक संज्ञा है, क्रिया नहीं। संबोधन कारक। संबोधन का भी क्रिया से संबंध न होने के कारण ये भी कारक नहीं कहलाता है। जैसे हे राम त्वम कलमम आनय। यहाँ राम का आनय क्रिया से कोई संबंध नहीं है, बल्कि त्वम के साथ संबंध है, इसलिए मध्यम पुरुष की क्रिया बनी, अन्यथा प्रथम पुरुष की क्रिया आनयतु। विभक्ति। क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों का संबंध प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वे ही विभक्ति कहलाते हैं। जैसे
यहाँ ध्यान रखें कि संस्कृत में कारक 6 हैं, परंतु कारक विभक्तियाँ 7 हैं। इस लिस्ट में संबंध को भी शामिल किया गया है क्योंकि ये विभक्ति दो संज्ञाओं के बीच के संबंध को दर्शाती है। विभक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति। जो विभक्ति क्रिया के चिन्ह के आधार पर लगती है और जिसमें सामान्य नियम लगते हैं उसे कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे त्वं पत्रम अलिखः, अर्थात तुमने पत्र लिखा। अतः यहाँ तुम के साथ चिन्ह ने है, अतः त्वम में प्रथमा विभक्ति लगी है। उपपद विभक्ति, जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के कारण क्रिया चिन्हों के अनुसार विभक्ति न लगाकर कोई विशेष विभक्ति लगाई जाए तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे सैनिकाः देशं रक्षन्ति, अर्थात अब देखिए यहाँ पर वो देना, सैनिक देश की रक्षा करता है। हिंदी अर्थ देखेंगे तो देश की रक्षा, देश की रक्षा में क्या कर रहे हैं, तो देश में षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए, लेकिन रक्ष धातु होने के कारण से देश में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चलिए अब मुझे ये बताइए, आप लोग, आपका क्लास है नेक्स्ट, वैसे भी 22 में से 16 ही रह गए बच्चे, जिनको पढ़ना है वो तो कौन सी क्लास है आपकी नेक्स्ट, कितने बजे है, 12 बजे? मैम 12। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट जो पीरियड होगा तो हम उसमें वो कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। आप लोग भी रिवाइज करिए, शब्द रूप याद करिए, धातु रूप याद करिए, इससे आपको बाकी कितनी सारी चीजें आपको आएंगी। आपका कौन कौन सा चीज क्लियर होगी, देखिए